कैसा बना जाए, इसके बारे में तरबियत। बीइंग अ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल होते हुए किस तरह से अपने आप को प्रमोशन के लिए डिजर्विंग बनाया जाए, किस तरह से ग्रोथ हासिल की जाए, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस टीम एसडीआई उम्मीद कंडक्ट करती थी, करती है और करती रहेगी इंशाल्लाह। पेशेंट्स की खिदमत में भी हम बहुत सारे सेशंस करते हैं और करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। आज भी एक सेशन इंशाल्लाह अजान ज़ोहर तक आपके सामने होगा, आप मुलाजा करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के हमारे पास आए हैं वो क्वेश्चंस हम पेश करेंगे और हमारे काउंसलर्स उसके जवाब देंगे इंशाल्लाह। सुनो ना, इस वक्त मेरे साथ, पहले मुझे ये बताइए क्या आप सच में टीम एसडीआई उम्मीद को जानते हैं या नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। माशाअल्लाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मुझे इन डिटेल इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारे कुछ लोगों के जहन में सवाल आता है कि यार ये इज्तिमा में सब चीजें निकालने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि इस्लाम जो मजहब है ये इल्म का मजहब है जी। इस्लाम से पहले का जो दौर था वो दौरे जाहिलियत था, और उसके बाद जब इस्लाम आया तो दौरे इस्लाम हुआ। तो हमको मजहब इस्लाम ने आलिम तालिब इल्म बनाया है। इल्म की हमारे यहाँ बड़ी अहमियत है। दीनी इल्म भी हासिल करना चाहिए और दुनियावी इल्म की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें भी हम अपने आप को एक्सपर्ट करने की कोशिश करें, परफेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब दुनिया अच्छी होती है तो दीन पर अमल करना भी आसान होता है। जब कारोबार सही होता है, सब कुछ सही होता है, तो दीन पर अमल करना भी आसान होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस आवर काउंसलर्स। जो दो काउंसलर इस वक्त हमारे पास हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप सामने आकर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक हमारे हैदराबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे आतिक नूरी साहब, माशाअल्लाह। दूसरे हमारे डॉक्टर नाजीम साहब से मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि हजरत आप तशरीफ लाएं। सर आप तशरीफ लाएं प्लीज, और यहाँ पर आप बैठ जाएं। हमारे डॉक्टर नाजीम साहब हमारे करम फरमा माशाअल्लाह गुलबर्गा शरीफ के डॉक्टर इब्राहिम साहब के साथ में माशाअल्लाह प्रैक्टिस भी करते हैं, और हमारी टीम एसडीआई उम्मीद गुलबर्गा शरीफ के एक बड़े ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं। अभी अगर मैं इनका क्वालिफिकेशन आपको बताऊं तो शायद आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये हमारे आतिक भाई माशाअल्लाह दिख रहे हैं, मुबल्लिग, चेहरे सर पे अमामा बंधा हुआ है, एक आलिम की तरह दिख रहे हैं माशाअल्लाह। बड़े अच्छे कारी भी हैं, अच्छा इल्म रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एमटेक हैं, बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इज एमटेक माशाअल्लाह। एमटेक यानी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली बैचलर बल्कि मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद में हमारे डॉक्टर नाजिम साहब जो यहाँ बैठे हैं, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। अभी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर क्या होता है? हड्डियों के डॉक्टर हैं। घबराइए मत, आपकी हड्डियों को कुछ नहीं होगा, आपकी हड्डियां सही रहेंगी। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर का काम, इनका काम ही हड्डियों को दुरुस्त करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में सवाल आएगा कि भाई इनका क्या काम है इज्तिमा में? तो जरूर इनका काम है, वो आप देखेंगे क्या काम है, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। ही इज हाईली क्वालिफाइड। इन्होंने एमबीबीएस भी किया है और एमएस किया है ऑर्थोपेडिक में, एमएस मास्टर ऑफ सर्जन। और ये एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट एट प्राइम हॉस्पिटल गुलबर्गा शरीफ। 10 साल से ज्यादा का सिर्फ इनको तजुर्बा है मेडिकल की फील्ड में। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो ऐसे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हमारे पास। हम लोग बोलते हैं अरे अपने पास कोई पढ़ा लिखा नहीं, ये कौन है? ये पढ़े लिखे नहीं तो कौन है? ऐसे बहुत सारे स्टार्स हमारे पास मौजूद हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं, क्योंकि वक्त की किल्लत भी है, जोर का वक्त बिल्कुल करीब भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर आगाज करता हूँ और हमारे काउंसलर्स के सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया है, एक स्टूडेंट की तरफ से एक सवाल आया है, क्वेश्चन आया है कि सिंस एग्जाम सीजन इज नियर बाय, व्हाट शुड बी द लास्ट मिनट स्ट्रैटेजीज
स्टूडेंट शुड अप्लाई, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है जो स्टूडेंट ने यूज करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स क्लोज हैं। एग्जाम से पहले की पढ़ाई और एग्जाम के करीब होने के वक्त की पढ़ाई में जो डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सवाल मेरा हमारे आतिक भाई से इसलिए है क्योंकि माशाल्लाह ही इज हाईली क्वालिफाइड इन इंजीनियरिंग फील्ड। माय रिक्वेस्ट टू हिम कि प्लीज आप इसको रिप्लाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, सब में पहले तो जो एग्ज़ाम की आपने पहले से जो तैयारी की है उसको थोड़ा सा पक्का और मजबूत करने की कोशिश करें। लास्ट मिनट में कोई नई स्टडी नहीं होनी चाहिए जी। रिवीजन इतना आपका पक्का हो ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो भी आपने रिवाइज किया है वो अचानक आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो फोटोग्राफिक इमेज जो आपके दिमाग में बैठ चुकी है जो पर्टिकुलर सवाल का, अब उसको लिखने के लिए आपको बड़ी आसानी हो। लास्ट मिनट पे हम क्या करते हैं, रिवीजन हमारा अधूरा रह जाता है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जी। रिवीजन बाद में कर लेंगे, पहले कुछ और देख लेंगे, शायद ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। एक्चुअली क्या होता है उस वक्त इल्यूजन होता है। इल्यूजन यानी हमको ये लगता है कि ये शुरू के 4 चैप्टर तो मेरे अच्छा है, मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, वो बहुत आसान है, टीचर ने पढ़ाई थी, बहुत आसान है, आगे का करता हूं। लेकिन जो आता है वो जहन में बैठा है कि आता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं आता है, वो निकल चुका होता है, वोलेटाइल होता है, जहन से उड़ गया होता है और हमको उसका एहसास होता नहीं है। फिर क्या करते हैं हम सर, नए चैप्टर्स का प्रिपरेशन करते हैं और उसको करते करते फिर याद आता है, अरे फिर पीछे का कब पढ़ूंगा, और जब पीछे पढ़ने जाते हैं वक्त चला जाता है तो वहां पर भी गड़बड़ नजर आती है। इस वजह से आदमी ना यहाँ का रहता है, ना स्टूडेंट ना यहाँ का रहता है, ना वहां का रहता है। इसलिए सर ने जो ये बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एग्जाम्स करीब है, अब जब आप पढ़ते बैठे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ न्यू टॉपिक, अ न्यू चैप्टर, आपने पढ़ा क्या है पहले उसको आप पहले रिवाइज कर लें, है ना सर? यही कहना बिल्कुल सही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आपका पक्का होने के बाद कुछ अगर वक्त बच जाता है तो जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर्स वगैरह होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आपने ऑलरेडी पहले ही से प्रैक्टिस किया हो, उसी को आप रिवाइज करते करते अगर कुछ वक्त बच जाता हो तो फिर दूसरे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। वरना रिवीजन के बगैर तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर जीरो ही होगा, वहां पे फिर हाल बेहाल हो जाएगा फिर। जी जी जी। डू यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स सर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये SDI उम्मीद के ज़रिए ये मौका मिला है कि मैं आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। तो ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन का जो बोझ रहता है स्टूडेंट्स के सर पे, वो लेना नहीं चाहिए। लास्ट मिनट इज़ फॉर रिलैक्सेशन एंड सर जैसे बताएं कि रिविजन वो ज़रूरी है। और लास्ट बिफोर 1 मिनट और हाफ एन आवर और 15 मिनट्स यू शुड बी रिलैक्स एंड काम एंड यू शुड कीप योर माइंड फ्री। दिमाग एकदम से सुकून रखना चाहिए ताकि जो आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे उसको आप बराबर जो आप पूरा साल जो तैयारी किए हैं वो आएगा। लास्ट मिनट का कुछ ऐसा ज़्यादा रोल नहीं रहता है, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये पढ़ना है, वो रिवाइज करना है, वो रिवाइज करने के उसमें जो है जो पहले पढ़े हैं उसी को ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, और ज़्यादा लोग एग्जाम के लास्ट मिनट में ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो लास्ट मिनट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जब कोई पेपर आने वाला है, देने वाला है, वो टाइम पे आप रिलैक्स करें। ये वो डिस्कशन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करने से बेहतर है एकदम रिलैक्सेशन करके कुछ सिंपल सा जिक्र करें जब तक आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। उससे आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, ताकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे इंशाल्लाह जरूर आपको याद आएगा कि आप पहले क्या पढ़े थे। उससे बेहतर कि लास्ट मिनट पे आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वही आपके माइंड में फ्रंट पे रहेगा। तो फिर वो जो पीछे की जो आपकी रिटेंशन मेमोरी है और एक रिकॉल मेमोरी होती है जिसको आप याद करते हैं, तो उसको जब आप पीस ऑफ माइंड रखेंगे तो इंशाल्लाह साल भर जो आप पढ़ाई किए हैं जरूर वो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। जी, मेरा ये मानना है। मैं तो मेरे लास्ट मिनट्स में कुछ पढ़ाई नहीं करता था जहां तक मुझे याद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि हम लोग इतना टेंशन ले लेते हैं कि जो पढ़ा होता है वो भी मिक्सचर हो जाता है और फिर हमको वो याद नहीं आता। इसलिए रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के सो जाओ, सोने नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने रब की जात पर कामिल भरोसा रखो। आपने तैयारी की है ना, इंशाल्लाह याद जरूर आएगा। और अगर याद नहीं आएगा तो सुनिए, दुरूद पाक पढ़िए, याद आ जाता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, याद आ जाता है। तो उस वक्त ये जरूरी होता है, अपने रब पर कामिल भरोसा। मैंने मेहनत की है, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा
आएगा, मुझको याद आएगा। बच्चे यही सोचते बैठे रहते हैं, याद नहीं आया तो, याद नहीं आया तो, याद नहीं आया तो। इस डर पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक सवाल आया है, हाउ टू कंट्रोल एग्जाम फियर, ये भी एक सवाल आया, एग्जाम फियर को कैसे कंट्रोल करें। देखो फियर है ना, फियर, इसका उर्दू में क्या कहते हैं, डर। डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फियर। बोलो क्या कहते हैं, फियर। फियर की स्पेलिंग क्या है, FER, FEAR। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस? इसके दो फुल फॉर्म है। एक ये है कि फियर एवरीथिंग एंड रन, F फॉर फियर, E फॉर एवरीथिंग, A फॉर एंड, R फॉर रन, यानी डरो और भागो, यही करना पड़ता है। फिर एग्जाम में पेपर दो और भागो, पढ़ाई से भागो, कभी फेल हो गया तो, कभी ये हो गया तो। डरने वाला कुछ नहीं कर सकता। बाहर निकला, कभी हादसा हो गया तो जो हुआ नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। ये नेगेटिव थिंकिंग को निकालना बहुत जरूरी है। तो फियर एवरीथिंग एंड रन। और दूसरा मतलब क्या है इसका, फेस एवरीथिंग एंड राइज, मुकाबला करो उसका, देखो आप आगे बढ़ोगे इंशाल्लाह, आप ऊपर उठोगे, तरक्की पाओगे इंशाल्लाह। तो मुकाबले करने की हिम्मत जताइए। आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, अपने रब की जात पर कामिल भरोसा रखिए, चीजें याद आएंगी इंशाल्लाह। कभी आपने गौर किया कि अचानक कोई जोक याद आ जाता है, बैठे बैठे अचानक किसी ने कुछ कहा था, याद आता है और बैठे बैठे हम हंसने लगते हैं। तो कोई पूछता भाई क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ याद आ गया। तो ऐसी जनरल चीजें जब याद आ जाती हैं तो जिसके लिए आपने खास प्रिपरेशन किया है वो क्यों याद नहीं आएगा, वो जरूर याद आएगा। अपने रब पर कामिल भरोसा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कुरान पाक की आयत है। और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु औ कमा क़ाल, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। तो अपनी मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी मेहनत से ज्यादा अपने रब पर भरोसा भी कीजिए। ये दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? क्यों परेशान होंगे? टीम SDI उम्मीद लेकर आई है, परेशानी थोड़ी लेके आई है। परेशानी तो हैदराबाद वाले लाते हैं। हैदराबाद की 4 चीजें बड़ी मशहूर, कौन कौन सी? शेरवानी, बिरयानी, परेशानी, 3 चीजें बड़ी मशहूर। और भी 4थी चीज बड़ी मशहूर, आतिक भाई माशाल्लाह हमारे। तो अर्ज कर रहा था डर, फियर। ये सवाल जो आया उसका जवाब मैं दे रहा हूं, हाउ टू कंट्रोल एग्जाम फियर। फियर इज लाइक अ सॉल्ट, चाहिए भी नहीं भी चाहिए। खाने में नमक नहीं होगा तो भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा होगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए कि कहीं फेल ना हो जाऊं, लेकिन इतना भी नहीं हो जाए मैं तो फेल ही होने वाला हूं, इतना भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रखो उसको, बहुत ज्यादा बढ़ने हमको नहीं देना है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना यह है कि नमाज के लिए भी वक्त निकालना। जो टाइम टेबल आप सेट करते हो ना अपने स्टडी शेड्यूल में, उसमें नमाज का टाइम टेबल सेट कीजिए। सेट कीजिए क्या, नमाज फर्ज है हम पर, उसके लिए उठिए, जाया करें, इज्तिमात में हाजिर, किसी अच्छे आलिम दीन से राब्ता कीजिए, उनके पास बैठकर बताया करें कि हजरत ये प्रॉब्लम है, दुआ कीजिए हमारे लिए। किसी अच्छी बारगाह की हाजिरी की कोशिश किया करें कि जब एक ऐसा दिन फिक्स कर लें, जुमेरात का दिन ऐसा हो या पीर का दिन ऐसा हो कि जिसमें बारगाह बंदा नवाज में हाजिर दूंगा, वहां जाके दुआ करके ये सब रहमत का सपोर्ट भी हासिल करूंगा इंशाल्लाह। तो ये मेरी मेहनत और फिर अल्लाह की रहमत, और जब दोनों मिलेगी तो कामयाबी निगाहों के सामने होगी इंशाल्लाह। तो डर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए डर से मत डर, बल्कि तू आगे बढ़, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं, अतीक भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसको आंसर करें कि अगर एक पेपर बुरा चला गया, होता है एक पेपर खराब चला गया, खराब गया मतलब लिख नहीं पाया बराबर से, अब दूसरे पेपर में अपने आप को रिकवर करना, फिर से फुल मोटिवेशन के साथ उठना, ये कैसे किया जा सकता है? जरा इस पर आप मेरी बड़ा अच्छा सवाल है और ये मेरी खुद की आप बीती है। अच्छा, मेरी इंजीनियरिंग हुई थी 2004 में और 10 साल के बाद मैंने मास्टर्स किया। जब मैं 10 साल के बाद पहला पेपर जब मैं लिखा तो मैं उसको उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए मैं अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद से मैं जो पेपर लिखूंगा वो इस तरीके से नहीं जाएगा, इससे बेहतर जाएगा। तो ये नेगेटिव माइंडसेट लेके अरे यार तो हम तो नहीं लिख सक रहे, अब आगे का भी शायद होगा या ना ही होगा, हमको नहीं पता कुछ भी, उससे बेहतर ये है कि हम अपने आप से ये प्रॉमिस करें, वादा करें कि अब जैसा पेपर गया इससे अच्छा पेपर मैं आइंदा लिखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें
और अपनी तैयारी करते रहें और कोशिश करें कि अच्छी तरीके से उसको लिखें। और दूसरी चीज़, अहम बात यह है कि अपने आप से जब हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा हम डिप्रेस हो जाते हैं। अरे वो तो अच्छा लिख लिया, वो तो आप बाहर लिख के आके ऐसा डिस्कस कर रहा है। ये होता है एग्जामिनेशन हॉल में जब हम लिख नहीं पाते तो यहाँ वहां देखते, अरे यार सब छाप रहे हैं यार, अकेले मैं ही काँप रहा हूँ, बाकी सब छाप रहे हैं। तो जो स्टूडेंट की लैंग्वेज है वही मैं बोल रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को लगे हाँ उन्हीं के लिए प्रोग्राम हो रहा है, सब छाप रहे हो तो क्या लिख रहा है, वो तो क्या लिख रहा है। तो दूसरों को देखने से हम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारी जो वीकनेस है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो हम जानते हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना। ठीक है, एक पेपर खराब गया ना, कोई बात नहीं, अगले पेपर में अच्छा प्रिपेयर करूंगा, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स उसमें निकालूंगा। इस तरह से अपने आप को मोटिवेट। इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेरेंट्स का रोल। अगर पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, आज जितने लोग बैठे हैं, हमारे यहाँ हमने देखा है, पता नहीं गुलबर्गा शरीफ में ये होता कि नहीं होता, लेकिन मुंबई में हमने ये देखा है कि हमारे पेरेंट्स तो एग्जामिनेशन हॉल तक जाते भी नहीं है, बच्चे को भेज देते हैं। एसएससी के एग्जाम, एचएससी के एग्जाम्स, दूसरी कौमों का नाम नहीं लेता मैं, लेकिन हमने ये देखा है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, बच्चे के साथ में आते हैं। बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में जब भेजती है माँ, तो सर पे हाथ रखकर भेजती है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने तक माँ बाप वहाँ खड़े रहते हैं और वो आते हैं। तो ये होता है मोटिवेशन, एक सपोर्ट होता है, बिल्कुल एक सपोर्ट होता है माँ बाप की तरफ से। तो यहाँ माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं उनका भी बड़ा रोल है कि टीचर आपको क्या करें, मोटिवेट करें, टीचर कहें, समझाएं। कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है ना कि देखो, एक चीज याद रखो, समझाना आसान होता है, समझना मुश्किल होता है। अब मेरे सामने अगर कोई आएगा, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मैं एक अच्छा खासा लेक्चर देके समझा दूंगा, लेकिन जब वही सिचुएशन मेरे पर आएगी तो शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा और मैं नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए किसी कोई ऐसा हो जो आपके दर्द को समझता हो, वो आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन तक शेयर करना कि अम्मी आज थोड़ा सा ऐसा हो गया, और अम्मी ये नहीं बोला तू तो पढ़ता ही नहीं था, मेरे को मालूम है तेरा ऐसा ही होने वाला था, ये बोल के कोई फायदा अब नहीं है। अब उसको मोटिवेट करे कि बेटा ठीक है, जो हो गया हो गया, अब नेक्स्ट एग्जाम का तुम प्रिपरेशन करो, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा। और उसका एनालिसिस भी करना होता है। तो इंशाल्लाह कभी और इसको डिटेल में क्वेश्चन को हम लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, आप इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं क्या? You want to add something? इसमें एक और पॉइंट मुझे जस्ट अभी आप बता रहे थे, तो उसमें एक और पॉइंट ये है कि क्वेश्चन पेपर जब भी आता है तो उसके हिसाब से उसकी का आंसर हम लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो आपका पेपर करेक्शन करते हैं तो वो एग्जामिनर्स बच्चे का टोटल मेहनत देखते हैं। वो लोग चलो भले थोड़ा आंसर अगर ऊपर नीचे भी हो गया, लेकिन कुछ तो लिख के आया। तो अगर एग्जाम पेपर आपके सामने है और लास्ट मिनट में आप कुछ पढ़ाई बराबर नहीं कर पाए, हाँ। और 6 में से मैंने 2 ही आते हैं, बाकी के 3 क्या करेंगे, मैं तो पास भी नहीं हो पाऊंगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको जो याद है कम से कम उतना तो लिख के आओ। हाँ, उससे रिलेवेंट उतना तो लिख के आओ, ताकि कम से कम एग्जामिनर खुश हो जाए और भला हो जाए इंशाल्लाह ताला। पूछा है दिल्ली के बारे में, आप लिख के आ गए गुलबर्गा के बारे में, ऐसा नहीं। जो आप उसके बारे में जानते हैं एटलीस्ट उतना तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो उस पर एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा, उसके दिल में अल्लाह ने अगर मुरव्वत डाल दी तो हो सकता है उस पर भी वो कुछ मार्क्स आपको दे दें। तो सर, एक क्वेश्चन ये आया है, फोकस्ड रहने के लिए क्या करें? फोकस रहने की मतलब समझते हैं? फोकस, ये जैसे लगा फोकस लगाओ, फोकस का मतलब क्या? उधर रोशनी हो, दिख नजर आए। तो ऐसे तवज्जो को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ाई में होता है ना बच्चों, तकलीफ होती है ना, अचानक जहन हट जाता है। जैसे अभी उम्मीद का सेशन अटेंड करके घर पे गए, अब तो पढ़ूंगा, अब मास्टर ब्लास्टर की तरह बैट निकाल के मैदान में कूद गए, 10 मिनट के बाद बैटरी लो होने लगती है, जहन भटकने लगता है। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, खासकर फोकस। और कोई भी अच्छे से अच्छा स्टूडेंट ले लीजिए या कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि बहुत ये है, फोकस टाइम फिक्स रहता है। हाँ। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन 40 मिनट से 45 मिनट्स तक आप एक जगह पर अच्छा फोकस या कंसंट्रेट करते हैं जी। उसके बाद ह्यूमन नेचर है कि आपका माइंड थोड़ा डिविएट हो जाएगा जी। बट अभी ये मोबाइल के आने से और ये वीडियो शॉर्ट वीडियोस आने से फोकस टाइम और कम होता जा रहा है जी। स्टूडेंट्स का भी, पब्लिक का भी, सब जो है 20, वो दर नीचे जा रहा है। अभी 1-2 मिनट 3 मिनट में ही उनको पॉइंट्स चाहिए। हाँ। उससे ज्यादा फिर वो उस पे रुकेंगे नहीं, दे विल गो टू नेक्स्ट। तो इसकी वजह से उल्टा फोकस टाइम कम हो रहा है। तो फोकस टाइम बढ़ाने के लिए सब में अच्छा तरीका है नमाज में आप एक जगह फोकस करते हैं, एक जगह ध्यान रहता है,
तो वैसे ही टाइप का फोकस आप अपने स्टडीज में लगा सकते हैं, मेरा ये मानना है। जी देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। सर ने नमाज की बात की ना, फोकस का फायदा होता है। बच्चे पूछते ये हैं कि कितना देर पढ़ना है, तो हम ये कहते हैं कि 6 घंटा पढ़ना है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन फोकस रहकर पढ़िए, वो उस 6 घंटे पर भार जाएगा। अब जो सर ने नमाज की एग्जाम्पल दी ना, मुझे एक हदीस पाक याद आई। हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स कामिल वजू करे और इस तरह नमाज पढ़े कि उसको पता हो कि वो नमाज में क्या पढ़ रहा है, उसको पता हो कि नमाज में वो क्या पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसा नवाजता है कि वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। तो फोकस नहीं होने की चंद रीजन है। एक ये कि समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, वर्ड्स, जैसे अभी तेलुगु का बयान हुआ, कन्नड़ का बयान हुआ, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, लेकिन जहां उन्होंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ना, समझ में आया तो पढ़ा, इसलिए वहां फोकस नहीं रहे। समझ में आ रही बात आपको? तो फोकस रहने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज आपको समझ में आए, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, फोकस किस तरह से रहा जाए, वो टेक्निक मैं यहाँ बोर्ड पर आपको बता देता हूं ताकि आप उसको अच्छा ये बुक हम पकड़ ले। फोकस रहने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो। क्या बोलते हैं? पोमोडोरो। थोड़ा आप भी बोलो ना, जरा अच्छा लगेगा। सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, आप बोलो। क्या बोलते हैं उसको? पोमोडोरो। मतलब ज्यादा मत दौड़ो, ज्यादा मत दौड़ो, थोड़ा। पोमोडोरो। ये टेक्निक कॉर्पोरेट में भी यूज की जाती है, और इसका इस्लामिक कनेक्शन मैं आपको बताऊं, इसका पहले इसको समझ लो, इसको क्या कहते हैं। सर ने कहा 40-45 मिनट से वो अभी रिड्यूस हो गया है। ऑफ कोर्स रिड्यूस हुआ है। मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने जो स्टूडेंट से पूछा और खुद के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया, आई थिंक 20-25 मिनट्स इज वही टाइम है जिसमें हम किसी चीज पर फोकस रह सकते हैं। वरना कुछ भी हो, हमारा जहन भटकता है। जब भी आप शेड्यूल बनाते हो, बच्चे सुन रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट्स सुन रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं? माशाअल्लाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ बड़ों ने भी हाथ उठाया। जिन बड़ों ने हाथ उठाया ना, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने हमको स्टूडेंट ही बनाया है। जी, इंजीनियरिंग का कोर्स 6 साल में खत्म होता है, डॉक्टरी का कोर्स 7 साल में खत्म होता है, लेकिन दीन का जो स्टूडेंट होता है वो माँ की गोद से कब्र की गोद तक स्टूडेंट ही रहता है, जैसे कि हदीस पाक में आया। तो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ? अब सब हाथ उठे ना। हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही हमको बनाए रखना है इंशाल्लाह। पोमोडोरो ये कहता है कि जब भी आप शेड्यूल बनाओ, जैसे मान लो आपने 6 घंटे की पढ़ाई का शेड्यूल बनाया कि मेरे को 6 आवर्स स्टडी करनी है। आपका ब्रेन है ना, ब्रेन इज लाइक अ चाइल्ड। छोटा बच्चा होता है ना, ब्रेन वैसा है। जैसे छोटा बच्चा होता है घर में, आपने देखा होगा, बीमार है, डॉक्टर नाजिम साहब के पास अम्मी लेकर गई उनकी। डॉक्टर नाजिम साहब तो हैं ऑर्थोपेडिक, लेकिन रिलेशंस अच्छे, चली गई। डॉक्टर साहब ने 4 मेडिसिन लिख के दे दी, ये पिलाओ, ये पिलाओ, ये पिलाओ। कोई बच्चा 4 दवा पीना पसंद करता क्या? नहीं करता। 4 आइसक्रीम खाना पसंद करता है, लेकिन 4 दवा नहीं। माँ कैसे पिलाती है? कभी गौर किया इस पर? वो पहले मोहब्बत से बुलाएगी, पास में बिठाएगी, दवाओं को छुपा के रखेगी, मेरा सोना, मेरा पापा, फिर गोद में बिठाएगी, फिर एक निकालेगी तो बच्चा चिल्लाएगा, नहीं नहीं नहीं, अरे एक ही, फिर उसको पिला देगी, फिर थोड़ा बहलाएगी, फिर दूसरी पिलाएगी। समझ रहे हैं आप? थोड़ी सी वो इमेजिनेशन आपके जहन में आता होगा। हमारा ब्रेन भी चाइल्ड की तरह है, बच्चे की तरह है। अगर आप उसको 6 घंटे का शेड्यूल बना के दे दोगे ना, मैथ्स 2 घंटा पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है मैथ्स का फुल फॉर्म क्या? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो वो सताने वाली है, वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो शेड्यूल आप बनाइए 6 घंटे का, लेकिन उस 6 घंटे के शेड्यूल में आपको 20 मिनट्स का टाइमर रखना है। 20 मिनट्स का। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 घंटा साइंस का आपने प्लान किया कि 1 आवर आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर विच सब्जेक्ट? साइंस। ठीक है, तो 1 आवर में 1 आवर रहने दीजिए आप शेड्यूल, लेकिन 20 मिनट में आपको अपनी बुक बंद करके खड़े हो जाना है। जैसे 20 मिनट्स फिनिश होते हैं, आपको क्या करना है? खड़े हो जाना, रिलैक्स हो जाना है। लेकिन होता क्या है, 5-10 मिनट के बाद में ना कुछ ख्याल जहन में आता है, अरे टेस्ट मैच चल रहा है,
नागपुर की पिच बहुत खराब है, पता नहीं कितना विकेट गिरा होगा, क्या हुआ होगा। वो ब्रेन है ना, चाइल्ड है वो याद दिलाता, चल स्कोर देखने चल, तो उठ के जाना नहीं है, बल्कि एक तरफ आपकी टू डू लिस्ट है कि आप क्या प्लान किए हैं, दूसरी तरफ आपको एक ब्लैंक पेपर लेके रखना है जिसपे आपको लिखना है इन्वेंट्री लिस्ट। इसमें क्या करना है, आपके जहन में जो ख्याल आ रहा है ना, स्कोर देखना है, यहां लिख दो स्कोर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का स्कोर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मुझे पता है कि मैं एक दीनी इज्तिमा में हूं, लेकिन समझाने के लिए ये वो टर्म्स यूज कर रहा हूं। उसके बाद में अचानक ख्याल आएगा, कह रहे वो फला को कुछ देना था, मुझे अम्मी बोली थी ये काम करना था, वो बिल भरना था, अभी जाके आता हूं, अभी याद आता है। अच्छा, ये सब काम उसी वक्त याद आते हैं, क्रिकेट खेलते वक्त याद नहीं आता कि होमवर्क करना है, लेकिन होमवर्क करते वक्त याद आता है खेलने जाना है। तो अपने ब्रेन को हमको बच्चे के जैसा समझाना है, हाँ करेंगे ना, जाएंगे ना, उसको लिख लेना है, बिल भरना है, लिख लेना है, उठना नहीं है। जैसे 20 मिनट्स का टाइमर आपका बचता है, स्टॉप योर स्टडीज, क्लोज योर बुक्स और ये इन्वेंट्री लिस्ट देखो। आपको ये रियलाइजेशन होगा, आप रियलाइज करेंगे कि जिन चीजों के लिए मैं उठता था वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और वो 5 मिनट का आपको ब्रेक लेके फिर बैठ जाना है। ये टेक्निक से आप 6 घंटे क्या 10 घंटे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए ना। सुभान अल्लाह। अब मैं इसका इस्लामिक रिलेशन बताता हूं आपको। तरावी की नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी की नमाज से डर तो लगता है ना, अरे बहुत लंबी, लेकिन जब पढ़ लेते तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है तरावी ये बना है तरवीहा से। तरवीहा का मतलब होता है कुछ देर आराम करना, कुछ देर आराम करना। एक्चुअल में तरीका यह है कि जितना वक्त 4 रकात पढ़ने में लगा है उतनी देर बैठ के कुछ जिक्र अस्कार किया जाए। मजहब इस्लाम ने हमारे रिलैक्सेशन का ख्याल रखा है, हम खुद ही अपने आप को ट्रबल में डालते हैं, हम खुद प्रेशराइज करते हैं, अरे जल्दी जल्दी पढ़ो, घर पे जाने का है, सही करने का है, सुबह उठने का, ये करने का है, वो करने का, जल्दी 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 करो। हम खुद ही, हमारा नफ्स हमको उभारता है इन चीजों में। हालांकि हमारे दीन ने उसका ख्याल रखा है। तरवीहा के हिसाब से अगर तरावी पढ़ोगे ना तो पैर नहीं दुखेगा, लेकिन हम वैसा करते नहीं है। ये इस्लामिक रिलेशन है। पोमोडोरो बाद में आया है, तरवीहा पहले आया है, सुभान अल्लाह, जिसने हमको हाउ टू स्टे फोकस्ड सिखाया है। तो ये सवाल लेने के बाद में कुछ ऐड इससे फायदा भी ये है सर कि डिस्ट्रैक्शंस को हम आसानी से इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसकी के डिस्ट्रैक्शन के लिए आपने टाइम दे दिया है, है। आपने ऑलरेडी टाइम दिया। आप अपने ब्रेन को समझा रहे हैं कि बी कूल, रुक जाओ, ठंडे हो जाओ, रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, 20 मिनट के बाद तुम्हारा टाइम आएगा। इस तरह से आप उसको समझा देते हैं, और फिर जब 5 मिनट आप उसको देते हैं तो मुतमईन हो जाता है, और फिर अगले 20 मिनट के लिए तैयार हो जाता है। सर एक क्वेश्चन ये आया है कि एग्जाम्स के टाइम पर हम कौन से फूड्स कंज्यूम करें, कौन से फूड्स इस्तेमाल करें, डाइट कैसा होना चाहिए एग्जाम के टाइम पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिस भी स्टूडेंट ने किया है यकीनन ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जी, जैसे हम कुछ काम करते हैं या एग्ज़ाम लिखते हैं, वो भी एक बड़ा स्ट्रेस और वर्क का काम है। उसके लिए एनर्जी और ताकत बहुत ज़रूरी है। दिमाग सही याद करना या सही मेमोराइज होना या रिकॉल होना, इसके लिए भी काफ़ी एनर्जी लगती है, जिसके लिए फूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में स्टूडेंट्स खासकर सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, एग्ज़ाम के दौरान आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, ब्लड का। हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आया, आंसर याद नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, ये सब सिम्टम्स है आपका सुबह का जो ब्रेकफास्ट मिस करके आप एग्जाम पहुंच गए हैं, उसका रीज़न है। और उसके ऊपर फिर वो एग्जाम का टेंशन, क्वेश्चन का टेंशन रहता है। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐसे चीज़ें आप यूज़ करें जो हमें हाई ग्लूकोज लेवल दे, ठीक है जी। जैसे कोई राइस है या स्वीट है, ये वाला लेना बेहतर रहता है। जी, पेट भर के अच्छा खा ले, मस्त एकदम। माशाल्लाह। तो नहीं, दीजिए ना सर को, दीजिए ना। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेट भर के मस्त एकदम दबा के तिहारी। जी, पेट भर के दबा के आप तहारी खाएंगे तो फिर एग्जाम में जाकर सोना पड़ेगा। जी, इतना ही खाएं जिससे आपका एपेटाइट रहे और आपका ब्लड शुगर लेवल ये रहे, और आप एक्टिव रहें सोचने और समझने के लिए। एक्टिव जी, हाँ जी सर, थैंक यू। माशाल्लाह। एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ये भी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक अच्छी ग़िज़ा बताई है, वो है खजूर।
खजूर से इंसान का ग्लूकोज लेवल बिल्कुल ये मेंटेन रहता है और इंसान को भूख भी कम महसूस होती है जी माशाल्लाह। और जो अल्लाह के वली हुआ करते थे, वक्त को सेव करने के लिए वो लोग लिक्विड डाइट इस्तेमाल करते थे, ताकि लिक्विड डाइट में जल्दी जल्दी खा लूँ या फिर पी लूँ, उसके बाद फिर अल्लाह के ज़िक्र में मैं ज़्यादा मशगूल हो जाऊँ। तो एग्ज़ाम्स के वक्त में कोशिश करें कि जब आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाएं तो ओट्स वगैरह जल्दी जल्दी हम खा सकते हैं, या फिर उपमा वगैरह है ये आप खा सकते हैं। आप रोटी खाएंगे फिर या फिर ऐसी कुछ सॉलिड चीज़ खाएंगे तो उसको खाने में भी आपको वक्त लगेगा, प्लस आपका वक्त भी आपका रिसर्च में ज़ाया होगा। तो खजूर एक अच्छी चीज़ है। फिर साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम रख लें साथ में। बादाम ये मेमोरी पावर के लिए अच्छा भी है, तो कुछ बादाम हमेशा हमारे खालिद भाई बाहर शरीयत KBBS माशाल्लाह हमेशा ये हमको तरगीब देते हैं, वो खुद भी रखते हैं, हमेशा कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने साथ में रखते हैं ताकि वो भूख से हम भूख को शिद्दत को महसूस होने ही नहीं देते। 2-3 बादाम खा लिए, 2-3 खजूर खा लिए, इंशाल्लाह 4-5 घंटे तो ऐसे ही हम निकाल ले सकते हैं। जी, यानी एग्जाम्स देने के लिए जब आप जाएं तो कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखें, वाटर बॉटल अपने पास रखें, पानी की बोतल अपने पास रखें, वाटर कंजम्पशन जो है वो भी आपका कंट्रोल रखें अच्छी तरह से, वो भी हो। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं आंसर से तो डॉक्टर साहब हमारे मौजूद है। टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस हम कवर कर सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने हाउ टू कंट्रोल फियर, हाउ टू प्रिपेयर बिफोर एग्जाम्स, ये सब हमने जनरल चीजें देखी। पोमोडोरो हमने देखा। एक सवाल आया है कि किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, उसकी तरीका हम लोग क्या करते हैं, किताब खोला और डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए, बिल्कुल चार्ज होकर, होता है हमारे साथ में। और फिर जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तब तक हमारी एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है, हम लोग डिस्चार्ज हो चुके होते हैं। तो करना क्या होता है, तरीका क्या होता है पढ़ने का? पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब भी कोई आप बुक, कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे मैं क्रिकेट की एग्जांपल दूं, क्रिकेट खेलने जब आप जाते हो तो डायरेक्ट बैट लेकर सीधे पिच पर जाकर पोजीशन नहीं ले लेते हो, बल्कि आते वक्त थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेचिंग करते हो, थोड़ा दौड़ते हो, बैट को सीधा करते हो, ऐसे करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेट ड्राइव का इस तरह से इशारा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तैयारी हम करते हैं, सीखने नहीं जाते लेकिन खुद ही हम करते हैं। ये सब कुछ करके आके बैठते हैं, फिर पूरा मुआयना करते हैं ग्राउंड का, बॉलर कौन है, अरे डेंजर है, थोड़ा इसका ओवर निकाल दो, बाद में देखूंगा, यहाँ पे कौन है, ये विकेट कीपर कौन है, ये कौन है, ये सब तमाम चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन पढ़ाई में हम ऐसा नहीं करते। पढ़ाई में डायरेक्ट किताब खोले और कूद गए, मैदान में कूद गए, वैसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब भी आप कोई टॉपिक को स्टार्ट करें या किसी बुक का आपको स्टार्ट करें तो पहले सर्वे करें, उस बुक का सर्वे करें या उस टॉपिक का सर्वे करें। पहले देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए जा रहे हैं। जैसे बहुत आसान से एग्जांपल सबको कंसीडर करते हुए दूं मैं आपको, पाइथागोरस थ्योरम, फिसागोरस का मसला, ये चैप्टर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब आप जब इसका सर्वे करेंगे, जब उसका मुआयना करेंगे, पढ़ नहीं रहे, खाली पेज पलट के देख रहे हैं इसमें क्या क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मसला है ये कायमतुज जाविया मुसल्लस का है। कायमतुज जाविया मुसल्लस कौन सा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जो 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, उसके लिए। अब आप रिकॉल करेंगे, अब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, ये कायमतुज जाविया मुसल्लस क्या है? दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन। जब सर्वे करेंगे तो क्वेश्चन उठेगा, तब जहन में क्या उठेगा? क्वेश्चन उठेगा। जब सर्वे करेंगे तो सवाल उठेगा। अब सवाल का जवाब आएगा, हाँ मैंने इसको पढ़ा था, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है जिसके दो जो जिले होते हैं, दो साइड्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है और एक उसका उमूद होता है इस तरह से, ऐसा। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये इसके लिए है। अब आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अब जब आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। कौन सा मैथमेटिशियन है, उसने कब निकाला, क्या किया, ये सब अगर नहीं भी पढ़ेंगे, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्या, जब आपको समझ में आएगा तो आप उसको रिकॉर्ड करें, यानी उसको अंडरलाइन करें, उसको हाईलाइट करें। और उसके बाद में जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो फौरन दूसरे टॉपिक पे जंप ना करें, बल्कि थोड़ी देर के लिए अपनी किताब को बंद करके, आंखों को बंद करके जस्ट उसको रिवाइज करने की कोशिश करें कि आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा क्या है। मेरी ये बात समझ में आ रही है? अब इसको मैं एकदम शॉर्ट में बोर्ड पे लिखूंगा ना तो आपको याद आ जाएगा। इसको हम कहते हैं SQ3R। क्या है ये? SQ3R। बोलो ना आप भी, अच्छा लगेगा मुझे। SQ3R, SQ
3R। ये S का मतलब है सर्वे, ये Q का मतलब है क्वेश्चन, जो मैंने आपको कहा, जो मैंने पहले आपको समझा दिया, अभी इसको मैं बता रहा हूं। और ये जो 3R है, इसमें एक है रीड, दूसरा है रिकॉर्ड, और तीसरा है रिवाइज। बात समझ में आ रही है कुछ? जरा हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए, फिर हमको फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह आपका फीडबैक और आपका जो प्रिपरेशन होगा वो पहले से अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब किसी साहब ने ये सवाल किया, सर एग्जाम्स करीब हैं लेकिन पढ़ाई के लिए हिम्मत ही नहीं बांध पाता हूं, यानी ऐसा लगता भी पढ़ने का, लेकिन पढ़ ही नहीं पाता हूं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो क्या ये टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है? ये इनिशिएटिव लेने से रिलेटेड है, यानी स्टार्ट ही नहीं कर पाता हूं। अच्छा। जैसे मैं सोचता तो बहुत हूं कि यार अभी 25 तारीख को एग्जाम है, आज क्या तारीख है 12, ओनली 13 डेज आगे, आज ऐसा करूंगा कि आज मैं ये कर लूंगा, कल फिर मैं इंशाल्लाह आज ये कर लूंगा, लेकिन शाम तक कुछ कर ही नहीं पाया। फिर रात भी अभी जान अभी सो जाता हूं, कल से करूंगा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसके लिए अपने प्रायोरिटीज को अपने ध्यान में रखना होगा। एक साइंसदान है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक उन्होंने बताई है कि आपके जो भी काम है ना, उस काम को आप थोड़ा सा उसको डिवाइड कर दीजिए। ये काम कितना इंपॉर्टेंट है और कितना अर्जेंट है। ये इंपॉर्टेंट अलग है, अर्जेंट अलग है। मैं थोड़ा बोर्ड का भी इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक ऐसा चार्ट बनाइए आप जिसमें आप यहां लिखेंगे इंपॉर्टेंट, यहां लिखेंगे नॉट इंपॉर्टेंट, और यहां लिखेंगे अर्जेंट, और यहां लिखेंगे नॉट अर्जेंट। जो काम आपका इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है कि वो अर्जेंट हो, लेकिन जो काम आपका अर्जेंट है वो इंपॉर्टेंट भी जरूर होता है। समझे आप मेरी बात? आपका काम इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट के साथ साथ वो अर्जेंट भी होना चाहिए, तो उसको पहले करें। जो काम आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसको आप वक्त पे नहीं करेंगे तो वो फिर इंपॉर्टेंट वर्क आपका अर्जेंट में बन जाएगा, अर्जेंसी में तब्दील हो जाएगी वो। तो उसको आप अपने वक्त को, अपने जो भी प्रायोरिटीज को आप ऐसे डिवाइड कर लें ताकि आप इसमें आसानी से उसको आप फिट कर पाए। जो काम आपका अर्जेंट है वो यहाँ होना चाहिए, जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ होना चाहिए, जो अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जो कि थोड़ा सा उसको अपन प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन उतने अर्जेंट नहीं होते। समझिए आप मेरी बात? इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, कभी इंशाल्लाह मौका बना तो आपके सामने हम बताएंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये कि अपने प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश करें ताकि हम वो वक्त पे अपना काम कर पाए। माशाअल्लाह, जी, प्रायोरिटी मतलब काम जो सब में ज्यादा जरूरी है। एक दिन में आपके 10 काम रहते हैं, उसमें सब में ज्यादा जरूरी, सब में ज्यादा अहम, जो आज करना ही करना है, वो क्या चीज है, उसको करने की कोशिश करें। दूसरी चीज होते हैं जिसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, तो उसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। और कोई चीज कल पे मत डालिए, ये भी बहुत जरूरी है। आज जितना हो सकता है, जो शुरू कर सकते हैं आज की डेट में, आज ही का प्लान करिए जी, इंशाल्लाह। जी, अब इसमें एक आखिरी बात बताते हैं, उसके बाद फिर चूंकि अज़ान ज़ोहर का वक्त करीब है तो हम इसको वाइंड अप करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जितना मुमकिन था हमने जवाब दिया, समझाने की कोशिश की। होता यह है कि जब आपने प्लान किया है कि आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा, ज्योग्राफी पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा, सिविक्स पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, 6 सब्जेक्ट का आपने प्लान तो कर लिया। एटलीस्ट उसमें से जितने सब्जेक्ट हो जाते हैं, जितने होते हैं उतना तो कर लें। यानी जैसे मान लीजिए शाम हो गई, आपका प्लान था कि दोपहर में 1 बजे करूंगा, लेकिन शाम के 7 बज गए। अब हम ये सोचते हैं अरे जाने दे यार, इतना टाइम हो गया, छोड़ दे, नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, आपका प्लान था 6 सब्जेक्ट का, आपने 1 भी किया ना
तो भी आपने अपने आप से जंग लड़ी है और आप उसमें थोड़ा आगे आए हैं, आपने ओवरकम किया है, कुछ परसेंट तो ओवरकम किया है। सुभान ये चीज आपको मोटिवेट करेगी। और फिर आप जब रात में सोएंगे तो ये सोच के नहीं सोएंगे कि यार कुछ नहीं हुआ, बल्कि कल आप ये सोच के सोएंगे कि यार जब मैं एक सब्जेक्ट कर सकता हूं, थोड़ी कल और मेहनत करूंगा तो 2 तो होगा इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये है कि मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि अगर मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं, ड्राइविंग मैं कर रहा हूं और बैठे आप हैं मेरे पास में, तो आप कैसे बैठते हैं? सामने तो नहीं देखते, सामने भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं। अच्छा ये केबीएन कॉलेज, हो, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा ये जू, अच्छा ये, लेकिन मैं तो सामने ही देख रहा हूं, मैं यहां नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं किस पे बैठा हूं? ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं। तो आपको ये अपने आप से क्वेश्चन करना है, क्या आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? अगर आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो फिर आपको ये फिक्र होगी कि मैं अगर टाइम पास करूंगा तो लॉस मेरा ही होने वाला है, कल एग्जाम मेरा ही खराब जाने वाला है, पेपर मेरा ही खराब जाने वाला है, उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, मैं अपने आप को ही ब्लेम करूंगा, नुकसान होगा मेरा, मुझसे आगे लोग निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। ये फीलिंग जो है ना, ये आपको अपने शेड्यूल पर अमल करने के लिए काम आएगी इंशाल्लाह। तीसरी चीज ये है कि बिना कुर्बानी के कुछ नहीं मिलता। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, कभी खाना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी नींद छोड़नी पड़ेगी, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये छूटता कहाँ है? नींद खुलती है तो पहले यही हाथ इसी पे जाता है, ये किधर है? सोने के उठने के बाद की जो दुआ है वो याद नहीं रहती, लेकिन मोबाइल याद रहता है। मोबाइल है किधर? पहले हमारा उस पर हाथ जाता है, वो हम निकालते हैं। मैसेज देखना जरूरी होता है हमारे लिए, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजों से हमारे दिल लग गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताया यहाँ पर सर ने, दोनों सर ने जो बताया कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीजों का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारा दिल लग गया है उससे और हम उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा पान मसाला खाने वाले, क्या मिलता है इससे? नहीं मिलता कुछ नहीं, ऐसे ही खाता हूं, लेकिन खाने से ज्यादा वो खाता है क्योंकि उसमें उसका दिल लग गया। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं क्योंकि अजान का वक्त करीब है। एक बादशाह था। कौन था? जरा बादशाहों की तरह बोलिए, बादशाह था। बोलो, बादशाह था। एक बादशाह था, उसके पास एक किसान आया हाथ में एक थैली लेकर और कहा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, आदाब, बादशाह सलामत, एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूं, आप खुश हो जाएंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे हुजूर आप। कहा क्या लाया है? उसने अपनी थैली खोली तो बाज, ईगल, चील जिसको हम कहते हैं, शाहीन के छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चे बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। बादशाह खुश हो गया। बादशाह ने कहा वाह वाह क्या बात है, बोल क्या चाहिए? मुंह मांगी मुराद पूरी की जाएगी। जो मांगना था मांगा, बादशाह ने दिया। बादशाह ने उन छोटे छोटे बच्चों को अपने खादिम को दिया। कहा हमारा जो बाग है जंगल के करीब में, वहां ले जाकर इनकी परवरिश की जाए और जब ये ऊंची उड़ान उड़े तो दुनिया देखेगी कि बादशाह के बाज कैसे उड़ते हैं। इस लिहाज से, इस एतबार से इनकी परवरिश होनी चाहिए। अब वो लेकर गया, खादिम जाके परवरिश करने लगा। चंद दिनों के बाद बादशाह को ख्याल आया मेरे बाज कहाँ हैं, चल के देख लेते हैं मेरे बाजों को। वजीर वजीर जी हुजूर। अब बादशाह ने नहीं कहा इन दोनों में से चोर का पता लगाओ, बल्कि बादशाह ने वो खेलते हैं ना चार चिट्ठी, वजीर वजीर जी हुजूर। तो कहा चलिए हमारे बाज कैसे हैं जरा देख लेते हैं। कहा ठीक है चलिए। जब पहुंचे तो वहां जाके बाग में देखा तो बाज अच्छे खासे खा पी के बिल्कुल एकदम तगड़े, तंदुरुस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छे नजर आ रहे थे। बादशाह सलामत खुश हो गए। कहा वाह क्या परवरिश तूने इसकी की है, लेकिन इस तरह से सिर्फ इनका तंदुरुस्त रहना ये इनके लिए काफी नहीं है। इनकी असल पहचान तो इनकी उड़ान है। इनकी क्या है? उड़ान है। वैसे हम इंसान हैं, हमारी असल पहचान क्या है इसको जानना जरूरी है। आप समझिए इस बात को। हमने अपनी जिंदगी को जानवर की जिंदगी की तरह बना दिया है। जैसे जानवर सुबह उठता है, चरता है, यहाँ घूमा वहां फिरा, आया वापस आके अपने पिंजरे में बैठ गया या अपनी जगह पे बैठ गया। हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी का कोई मकसद है। उस मकसद को पहचानना, अपने टैलेंट को पहचानना और उसमें आगे बढ़ना, उसमें ऊंची उड़ान उड़ना, ये हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। बादशाह ने कहा उड़ाओ इसे, तो खादिम ने ताली बजाई, बाज उड़ने लगे। उड़ रहे हैं, बादशाह सलामत देख के खुश हो रहे हैं। अचानक दूसरा बाज आया, डाल पे आके बैठ गया।
एक ब्रांच पे आके बैठ गया, ट्री के एक ब्रांच पे आके बैठ गया। बादशाह ने कहा ये क्यों बैठ गया? कहा जी हुजूर उड़ाता हूं। फिर उड़ाया, फिर गया, फिर आके बैठ गया, फिर गया, फिर आके बैठ गया। बादशाह ने कहा इसका क्या मसला है, ये क्यों बैठ जाता हो? पहले वाला देखो कितना अच्छा उड़ रहा है, ये बार बार आके क्यों बैठता है? तो जिस चीज से हमारा दिल लग जाता है ना, बार बार आके वहीं आते हैं हम। नमाज पढ़े, सलाम फेरे, फिर मोबाइल देखे, कुरान पढ़ रहे हैं, फिर मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि दिल लग गया है। हालांकि कुछ नहीं होगा अगर आपने 2 घंटा नहीं देखा तो, लेकिन दिल लग गया उससे। तो फिर बादशाह ने कहा कि ये क्या मसला है? तो खादिम ने कहा बादशाह सलामत, मैं माफी चाहूंगा, ये बड़ा निकम्मा बाज है, मैं इसको सुधार नहीं सकता, अब आप ही इसे देख लीजिए, इसके बारे में मुझे माफ कर दीजिए, पहले की जो मैंने खिदमत की है उसके लिए मुझे नवाज दीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने अपनी रियासत में ऐलान किया, कौन है जो हमारे दूसरे बाज को उड़ा कर दिखाएगा? बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं आप, माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। अब बहुत सारे हंटर्स आए, शिकार आए, शिकारी आए, सबने आई, गोलियां चलाई, ढिशकियां, उड़ता है, वापस आके बैठ जाता है। सब परेशान हो गए, सब थक गए, सब चले गए। एक किसान आया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करूं। बादशाह ने कहा बड़े बड़े करके चले गए, तू क्या करेगा? कहा हुजूर बड़े बड़े अपना काम कर गए, छोटे को इजाजत दे देनी चाहिए। कहा ठीक है जा, इजाजत है। थोड़ी देर में वजीर दौड़ता हुआ कहा बादशाह सलामत, चलिए चलिए अपनी गैलरी में चलिए, जरा देखिए बालकनी से आपका बाज क्या उड़ रहा है, माशाल्लाह, वो तो उड़ ही रहा है, वो तो नीचे आ ही नहीं रहा है, दोनों बाज उड़ रहे हैं। अब दुनिया देखेगी कि बादशाह के बाज कैसे होते हैं। बादशाह ने देखा तो खुश हो गया। कहा लेकिन ये किया किसने? कहा हुजूर वही किसान ने, उसी किसान ने। पता चला हमको अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि भाई आईआईटी में वो जा सकता है जिसके 4 पैर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा वो जाएगा। समझिए मेरी इस बात को, छोटा मत समझो अपने आप को। बादशाह ने बुलाया किसान को, कहा जो मांगेगा वो दूंगा, लेकिन पहले बता तूने किया क्या, जो दूसरे नहीं कर सके, एक्सपर्ट नहीं कर सके, तूने करके दिखा दिया। कहा बादशाह सलामत, मैंने गौर किया, मैंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए सर्वे वो चला गया, मिटा दिया गया वो सर्वे। पहले देखो तो सही, पढ़ क्या रहे हो, डायरेक्ट कूद गए मैदान में। अम्मी ने डांटी तो एक किताब लेके बैठ गए बस। तो अब वो किताब में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी ने डांटी, वो घूम रहा है दिमाग के अंदर, काय को डांटते हैं, मेरे को ही डांटते, उसको कुछ नहीं बोलते, इसको कुछ नहीं बोलते, मेरे पीछे पड़े रहते, मेरे को ही बोलते रहते। वो घूम रहा है, सामने किताब खुली दिख रही है लेकिन दिमाग की किताब बंद है। तो ऑब्जर्व करना। कहा बादशाह सलामत, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि ये उड़ता है आके टहनी पे बैठता है, उड़ता है आके टहनी पे बैठता है, एक स्पेसिफिक टहनी है उसी पे बैठता है। मैंने वो टहनी काट दी, मैंने उसको उड़ाया और उसको काट दिया। अब जब मैंने काट दिया तो उड़ के वापस आके बैठने गया तो फड़फड़ाया, मिली नहीं, तो फिर उड़ा, फिर आके ढूंढा, फिर नहीं मिली, फिर फड़फड़ाया। और फिर जब उड़ने लगा तो उसको ऐसा लगा यार मैं जबरदस्ती उसमें बिना मतलब का वो टहनी से मोहब्बत करके बैठा था, मैं तो कितना अच्छा उड़ सकता हूं। और फिर जो उड़ रहा है बादशाह सलामत, तो अब उड़ रहा है, उड़ रहा है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी की ऐसी उड़ान अता फरमाए जिसमें हमारे दीन की भी भलाई हो और आखिरत की भी भलाई हो। इसी उम्मीद से हमने टीम SDI उम्मीद का क़याम हुजूर दाई कबीर वकार अहले सुन्नत ने किया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको टीम उम्मीद से अटैच होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स भी हम करते हैं, ऐसी बहुत सारी खिदमत हम करते हैं। अब आइए अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का हम इंतज़ाम करते हैं। अज़ान ज़ोहर होगी, अज़ान ज़ोहर के बाद नमाज ज़ोहर होगी और नमाज ज़ोहर के बाद हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि नमाज की तैयारी के लिए तैयार हो जाएं। जिनका वज़ू नहीं है वो वज़ू कर लें, जो बावज़ू हैं वो सफ़े लगा कर बैठ जाएं, अज़ान ज़ोहर का जवाब दें और नमाज ज़ोहर में ज़रूर शिरकत करके जमात के साथ नमाज यहाँ भी पढ़ें और अपने घर पर जाकर भी जमात के साथ नमाज